नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं पारद के संस्कार। तो पारद आप सब जानते हैं, जिसे रस शास्त्र में रस कहा गया है, शिव जी का वीर्य भी कहा गया है। तो हम कहते हैं पारद का संस्कार क्यों करते हैं। तो इसके दो कारण हैं कि पारद का तो शोधन करेंगे, एक संस्कार करेंगे। तो पारद का शोधन इसलिए करते हैं कि जो पारद में इम्प्यूरिटीज है, उसमें जो दोष है पारद के, उनको दूर करने के लिए हमें पारद का शोधन करना पड़ता है। दूसरा, इसका संस्कार क्यों करते हैं कि उन्होंने लिखा है बल तेज सोभिवर्धनम, कि बल और तेज की अभिवृद्धि करने के लिए पारद का संस्कार किया जाता है। कि पारद के दोषों को दूर करने से पारद में व्याधिनाशक गुण उत्पन्न होता है और संस्कार से पारद जो होता है दोषों से फ्री हो जाता है और उसमें रसायन गुणों को देने वाला हो जाता है। तो हम कहते हैं पारद के संस्कार कितने होते हैं। तो पारद के टोटल 18 संस्कार होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में केवल 8 ही संस्कार किए जाते हैं पारद के। उन 8 संस्कारों में जो है वो है स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और दीपन। और 18 संस्कारों में जो है ये ऊपर वाले 8 तो है ही, उसमें 9वां जो है गगन ग्रास प्रमाण, चारणा, गर्भद्रुति, बाह्य द्रुति, जारणा, रंजन, शारण, शारण को प्रतिशारण में बोला जाता है, क्रामण, वेद्य और भक्षण। ये टोटल पारद के 18 संस्कार होते हैं। अब हम कहते हैं कि पारद के संस्कार के लिए कम से कम आधा पल की मात्रा तो लेनी ही चाहिए। आधा पल से कम मात्रा का पारद का संस्कार नहीं करना चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं पारद के जो 8 संस्कार बताए गए हैं। उन 8 संस्कारों में से जो पहला संस्कार है वह है हमारे पास स्वेदन। स्वेदन, तो स्वेदन में लिखा हुआ है शारा अम्लेर औषधेर वापी दोला यंत्रे स्थितस्य ही पचनम स्वेदानाख्यम शात मल स्थल्य कारकम, रसेंद्र चूड़ामणि का। तो उन्होंने लिखा है क्षार एवं अमल द्रव्यों के साथ पारद को दोला यंत्र में पकाकर जो कर्म किया जाता है उसे स्वेदन कहते हैं। और स्वेदन से पारद के मल का क्या हो जाता है, शिथिल्यकरण हो जाता है, वो शिथिल हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या बोला कि क्षार और अमल द्रव्यों के साथ पारद को किस में पकाएंगे, दोला यंत्र में इसका स्वेदन करेंगे। स्वेदन किस में करेंगे भैया, दोला यंत्र में करेंगे। तो इसमें जो द्रव्य होता है वो पारद एक भाग लिया जाता है और उसमें राई, सेंधव लवण, सुंठी, मरीच, पिपली, चित्रकमूल, अदरक और मूली, ये सब कितने लिए जाते हैं, 16 लिए जाते हैं। यानी पारद एक भाग लिया जाएगा तो ये कितने लिए जाएंगे, 1/16 पार्ट लिए जाएंगे। और उसमें कांजी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो इसकी विधि क्या है, किस प्रकार हम स्वेदन करेंगे। तो इसके स्वेदन करने के लिए सभी जो द्रव्य दिए हुए हैं, राई, सेंधव लवण, शुंठी, मरीच, पिपली, चित्रकमूल, अदरक, मूली, इन सब का कल्क बना लेंगे। इन कल्क के बीच में पारद को रखेंगे, फिर एक 4 लेयर वाले कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना देंगे। और इस पोटली को किस में लटकाएंगे, दोला यंत्र में लटकाएंगे। और दोला यंत्र में इतना लटकाना है कि वो कांजी में डूबा हुआ रहे। और कौन सी अग्नि पर, मर्दू अग्नि पर उसका पाक करेंगे। 3 दिन तक पाक करेंगे और प्रत्येक दिन कितने घंटे तक, प्रत्येक दिन 8 घंटे तक उसका पाक करेंगे। अब उसको उष्ण जल से धोकर पारद प्राप्त कर लेंगे। फिर पारद को 2 या 4 लेयर वाला कपड़ा लेकर उससे छान लेंगे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा जो संस्कार है वो होता है मर्दन संस्कार। मर्दन में लिखा है उद्दिते औषधे शार्ध सर्वाम्ले कांजिकेरपि पेषणम मर्दनाख्यम शात बहिर्मल विनाशनम। तो इन्होंने बताया कि मर्दन करने के लिए जो बताई गई औषधि द्रव्य है या अमल द्रव्य है या कांजी के साथ पारद को मर्दित करने की क्रिया को मर्दन संस्कार कहते हैं। इससे पारद में जो बहिर्मल होते हैं, इसके बाहर जो मल होते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो इसमें जो द्रव्य लिए जाते हैं वो होता है पारद का एक भाग, और जो षोडशांश लिए जाते हैं मतलब 1/16 पार्ट लिए जाते हैं, गुड़, जला हुआ ऊन, सेंधव लवण, ग्रह धूम, स्टिका चूर्ण और राई। स्टिका चूर्ण जो ईंट का चूर्ण होता है उसको बोला जाता है, और ग्रह धूम जो चूल्हे के ऊपर जो ब्लैक जम जाता है उसे बोला जाता है ग्रह धूम। तो ऊपर बताए गए द्रव्यों को पारद के 1/16 लेकर लोहे के खलों में रखकर मर्दू अग्नि देते हुए कांजी डालकर मर्दन करना चाहिए। ये भी 3 दिन तक मर्दन करेंगे। 4th डे गर्म जल से धोकर वस्त्र से छानकर पारद प्राप्त कर लेंगे।
अब जो हमारे पास जो तीसरा है वो होता है मूर्छन संस्कार। तीसरा कौन सा संस्कार है? मूर्छन संस्कार होता है। मूर्छन संस्कार में इन्होंने लिखा है कि मूर्छनुर्दिष्ट भेषज्ये नष्ट पिष्टित्व कारकम तन्मूर्छनम ही संप्रोक्तो सर्वदोष विनाशनम। कहता है मूर्छन संस्कार हेतु कही गई औषधियों के साथ जो भी औषधियां बताई गई है मूर्छन के लिए, पारद को नष्ट पिष्ट होने तक घोटने की क्रिया को, यानी पारद को मूर्छित करना है, पारद को पूरा एकदम बिल्कुल नष्ट पिष्ट करना है, तब तक घोटना है जब तक कि पारद नष्ट पिष्ट न हो जाए। तो उसी क्रिया को हम कहते हैं मूर्छन संस्कार, यानी नष्ट पिष्ट कारकम मूर्छनम लिखा भी है। तो इसमें पारद एक पार्ट लेंगे और षोडशांश क्या लेंगे? त्रिफला चूर्ण, चित्रक चूर्ण, घृत कुमारी चूर्ण। तो इससे क्या होगा कि पारद के नैसर्गिक दोष, पारद के जो नैसर्गिक दोष होते हैं मल, अग्नि और विष, तीनों को नष्ट कर देती है। पारद और औषधियां द्रव्यों को लेकर तप्त खल्व यंत्र में, देखो हमने मर्दन संस्कार भी तप्त खल्व यंत्र में किया था और ये भी किस में कर रहे हैं? तप्त खल्व यंत्र में। कांजी से पारद के नष्ट पिष्ट होने तक मर्दन करना है। मर्दन संस्कार में भी मर्दन होता है और मूर्छन संस्कार में भी मर्दन ही करते हैं। इससे पारद अपनी चपलता एवं द्रवता छोड़कर कौन से वर्ण का हो जाएगा? नाग वर्ण का हो जाता है। याद रखिएगा कौन से वर्ण का हो जाता है? नाग वर्ण का हो जाता है। तो इसमें जो मल दोष होगा वो घृत कुमारी से दूर होगा, अग्नि का जो दोष होगा वो त्रिफला के द्वारा दूर हो जाएगा और विष दोष जो होगा वो चित्रक से नष्ट हो जाता है। किससे नष्ट हो जाता है भैया? चित्रक से नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मूर्छन संस्कार में पारद के कौन से दोषों का नाश होता है? नैसर्गिक दोषों का नाश होता है। मूर्छन संस्कार में पारद के कौन से दोषों का नाश होता है? नैसर्गिक दोषों का नाश होता है। नैसर्गिक दोष कितने होते हैं? 3 होते हैं, मल, अग्नि और विष। और इसमें जो पारद होता है अपनी चपलता और द्रवता छोड़कर कौन से वर्ण का हो जाता है? नाग वर्ण का हो जाता है। अब ये भी याद रखिएगा कि मल दोष किससे दूर होता है? घृत कुमारी से, अग्नि दोष त्रिफला से और विष का दोष चित्रक से नष्ट होता है। अब हमारे पास जो चौथा है वो होता है उत्थापन संस्कार। चौथा कौन सा संस्कार है? उत्थापन संस्कार। उत्थापन संस्कार में लिखा हुआ है स्वेदात्पादि योगेन स्वरूप अपादनम ही यत तदुत उत्थापनम इत्युक्तम मूर्छा व्यातिप नाशनम। मूर्छा व्यातिप अतिनाशनम। इन्होंने लिखा है कि स्वेद, आताप, प्रक्षालन, वस्त्र निष्पीड़न आदि क्रियाओं द्वारा पारद को पुनः उसके स्वरूप में लाने की क्रिया को, जो आपने पारद को मूर्छन संस्कार में नष्ट पिष्ट किया था, उसको वापस उसी के रूप में लाने को क्या कहते हैं? उत्थापन करते हैं। इससे पारद की क्या हो जाएगी? मूर्छा का नष्ट हो जाएगा। लिखा भी है मूर्छा व्यातिप नाशनम। मूर्छा जो उत्पन्न हुई थी उसका नाश हो जाता है। तो इसकी विधि क्या है कि पारद को 3 दिन तक कांजी में दोला यंत्र में स्वेदन करना चाहिए। बाद में उसको उष्ण जल से धो लेंगे। फिर उस पारद को खल्व यंत्र में डालकर मर्दन करना चाहिए, जिससे पारद अपने स्वरूप में आ जाता है। देखो खल्व यंत्र में मर्दन तो इसमें भी करना है, लेकिन पहले क्या करना है? उसको दोला यंत्र में स्वेदन करना है। वो भी कितने दिन तक? 3 दिन तक उसका स्वेदन करना है और खल्व यंत्र में डालकर मर्दन तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो 5वां संस्कार है वो होता है पातन संस्कार। चौथा कौन सा था? उत्थापन संस्कार। 5वां है पातन संस्कार। तो पातन संस्कार में लिखा है उक्तेर ओजदे मर्दित पारदस्य यंत्र स्थित शोर्ध्वम अधश्च तिर्यक निर्यातनम पातनम संज्ञयुक्तम वंगादि संपर्क कंचुकम घनम। तो लिखा है कि पातन संस्कार के द्वारा कहीं गई औषधियों द्वारा, पातन संस्कार के लिए कहीं गई औषधियों द्वारा पारद का मर्दन करके, पारद का क्या करेंगे? यहां भी मर्दन करके ऊर्ध्व अधः तिर्यक 3 पातन यंत्र होते हैं, ऊर्ध्व पातन यंत्र, अधः पातन यंत्र और तिर्यक पातन यंत्र द्वारा पारद को हमें प्राप्त करना है। उससे हमें क्या प्राप्त करना है? पारद को प्राप्त करना पातन कहलाता है। इससे पारद में जो नाग और वंग के संपर्क में आने से क्या होगा? उसमें उत्पन्न कंचुक दोषों का नाश हो जाता है। तो पारद के नैसर्गिक दोषों का नाश, पारद के जो नैसर्गिक दोष होते हैं उनका नाश होता है मूर्छन से, और पारद के जो कंचुक दोष होते हैं, सप्त कंचुक, इन्हें क्या बोला जाता है? सप्त कंचुक दोष, क्योंकि ये 7 कंचुक दोष होते हैं। तो इनका नाश किसके द्वारा होता है? पातन संस्कार के द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा। कंचुक दोष कौन कौन से होते हैं? औषाधिक दोष भी कहा जाता है। परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मल्लकरी, अंधकारी, ध्वांक्षी, ये 7 दोष जो होते हैं कंचुक दोष होते हैं, जो कौन से किसके द्वारा नष्ट होते हैं? पातन संस्कार के द्वारा नष्ट होते हैं। पातन 3 प्रकार का बता दिया गया है, ऊर्ध्व पातन, अधो पातन और तिर्यक पातन।
तो इनके लिए जो द्रव्य है, तो पारद के लिए 3 भाग ये द्रव्य लेंगे और ताम्र चूर्ण 1 भाग लेंगे। और तिर्यक पातन के लिए पारद 3 भाग लेंगे और धान्य भ्रग 3 भाग लेंगे, सेम अमाउंट में लेते हैं। और ये ताम्र चूर्ण 1/3 पार्ट लेते हैं इसका। तो इसकी विधि तो आपको ध्यान है, वही ऊर्ध्वपातन यंत्र में लेते हैं। नीचे ऊर्ध्वपातन यंत्र में नीचे अग्नि के द्वारा उसको अग्नि दी जाती है उपलों के द्वारा, उसके जो छत, उसकी जो ऊपर दूसरा जो मटका रहता है उसकी छत पर ये पारद जाकर जमने लग जाता है। तो पातन से पारद के नागभंग दोष नष्ट हो जाते हैं। और इसमें भी सबसे जो उत्तम होता है वो होता है त्रियक पातन यंत्र, क्योंकि इसमें पारद क्षति की संभावना, पारद के नुकसान होने की संभावना सबसे कम होती है। अब हमारे पास जो छठा संस्कार है वो है हमारे पास बोधन संस्कार। छठा संस्कार जो है वो होता है बोधन या रोधन संस्कार। तो इन्होंने लिखा है मर्दनादि योगेन जात क्लेबश्य शूलिन क्लेबाप्यहम तु यत्कर्म बोधनम कथ्यते उदय। बोधनम कथ्यते उदय रस्तरंगणी का है ये, 5/81 श्लोक है। तो उन्होंने लिखा है कि स्वेदन, मर्दन आदि संस्कारों से पातन संस्कार तक की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो पारद होता है उसका जो वीर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। अधिकतर वीर्य नष्ट हो, जिस कारण वो मंद वीर्य हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्लेब्य यानी नपुंसकता आ जाती है, जिसके कारण वो मरणासन के लायक हो जाता है। तो इसमें फिर से वीर्योत्कर्ष उत्पन्न करने के लिए क्या भैया बोधन क्यों करते हैं कि जो वीर्य मंद वीर्य हो गया था पारद, उसमें वीर्य उत्कर्ष करने के लिए, उसमें वीर्य को बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो होती है बोधन या रोधन संस्कार। कौन से संस्कार होता है? बोधन या रोधन संस्कार। इसमें क्या होता है? इसमें भी दोला यंत्र में स्वेदन किया जाता है सृष्टि अंबुज के साथ, सृष्टि अंबुज के साथ, तो पारद वीर्यवान हो जाता है। तो सृष्टि अंबुज क्या होता है? गो, अजा, भेड़, नर्व नारी के मूत्र, शुक्र, आर्तव या सेंधव लवण युक्त जल का ग्रहण किया जाता है, यानी पारद और सेंधव लवण का जल, पारद और सेंधव लवण जल हो जाता है। तो अब इसकी जो विधि है वो है कि सेंधव लवण के घोल में 3 दिन तक पारद को रखने पर बोधन हो जाता है। कितने दिन तक रखेंगे भैया? यहाँ पर 3 दिन तक रखेंगे। सेंधव लवण के घोल में 3 भाग जल लेंगे, 1 भाग सेंधव लवण लेंगे, तो उसको सेंधव लवण का घोल बन जाएगा। उसमें पारद को एक बड़े मिट्टी के घड़े में बंद करके रखा जाता है, जिससे इसकी क्षणदता और मंदता का नाश हो जाता है और वीर्यवान हो जाता है। पारद क्या हो जाएगा? वीर्यवान हो जाएगा। हमारे पास जो 7वां संस्कार है वो होता है नियमन संस्कार। नियमन संस्कार में क्या किया जाता है? नियमन किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। रोदना लब्ध वीर्यस्य चपलत्व निवृत्ते क्रियते पारदे स्वेद प्रोक्तम नियमन ही तत्, प्रोक्तम नियमन ही तत्। तो उन्होंने लिखा है कि बोधन से पारद के वीर्यवान हो जाएगा। अब जब उसमें अपनी वीर्य उत्पन्न बना दिया है तो पारद का जो गुण होता है चपलत्व गुण, उसमें आने लग गया, नहीं वो पारद इधर उधर जाने लगा। तो उसको चपलत्व गुण को नियंत्रित करने के लिए, कौन से गुण को नियंत्रित करना भैया? उसके चपलत्व गुण को नियंत्रित करने हेतु की जाने वाली क्रिया को स्वेदन क्रिया, की जाने वाली जो क्रिया स्वेदन क्रिया है उसे क्या कहते हैं? नियमन कहते हैं। तो इसके लिए जो द्रव्य यूज किए जाते हैं वो पारद होता है 1 भाग, और उसके षोडशांश क्या लेते हैं? पानपत्र, लहसुन, सेंधव लवण, भृंगराज, इमली जिसे वृक्षामल भी बोला जाता है, और बांझ ककोड़ा, ये 6 द्रव्य लेंगे। 1/16 पार्ट में पारद लेंगे 16 भाग में। इन सभी द्रव्यों का कल्क बनाएंगे, इसमें पारद को रखकर कांजी में दोला यंत्र में 3 दिन तक स्वेदन करना है। कांजी में 3 दिन तक दोला यंत्र में स्वेदन करना है, जिससे पारद की चपलता का नियमन हो जाता है। हमारे पास जो लास्ट संस्कार है वो संस्कार होता है दीपन संस्कार। कौन सा संस्कार है? दीपन संस्कार। तो इन्होंने लिखा है लेली हानो ही धातुश्च पीड़ई मानो बुभुक्षया अमुन्यव प्रकर्तव्यम रस राजस्य दीपनम, रस राजस्य दीपनम, यानी पारद में बुभुक्षा उत्पन्न करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को दीपन कहते हैं। बुभुक्षा का मतलब उसमें भूख बढ़ाना है, उसकी भूख बढ़ाने के लिए, उसकी भूख को बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं दीपन कहते हैं। दीपन संस्कार से पारद ग्रास लोलुप होकर श्रवण आदि द्रव्यों को शीघ्र खा लेता है, कि उसकी भूख बढ़ गई है तो उसमें जो श्रवण आदि द्रव्य आएंगे तो उनको शीघ्र ही अपने में समाहित कर लेगा। तो उसके लिए जो द्रव्य यूज किए जाते हैं पारद होता है 1 भाग, और षोडशांश में ले जाता है स्फटिक, टंकण, काशीस, कृष्ण मरीच, काली मिर्च, सेंधव लवण, राई और शिगरू यानी सहजन, मोरिंगा, इन सबको लेंगे, इन सब का कल्क बनाएंगे, इसमें पारद को रखेंगे, फिर उसकी पोटली बनाकर वही दोला यंत्र में 3 दिन तक कांजी में क्या करेंगे? इसका
स्वेदन करेंगे। उसके बाद में उसे निकालकर उष्ण जल से धोकर पारद को कपड़े से छान लेते हैं। इससे पारद की बुभुक्षा यानी इसकी भूख बढ़ जाती है, जिससे ये श्रवण आदि द्रव्यों को शीघ्र ही खा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।